नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों को शौक होगा 4x4 गाड़ियां चलाने का। और बहुत यंगस्टर्स को आजकल ये शौक होता है कि 4x4 गाड़ियां ले और लेह लद्दाख जाए और भी पहाड़ी इलाकों में घूमने जाए। ये गाड़ियां जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं थार, पजेरो, फॉर्च्यूनर और ऐसी कई एसयूवीज हैं, महिंद्रा की एसयूवीज और टाटा की, जो ये 4x4 प्रोवाइड करती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसी कंपनी का आज आईपीओ चल रहा है जो ये 4x4 टेक्नोलॉजी है, इसके ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं बड़ी बड़ी इन 4x4 में जो लगती हैं, ये वो भी प्रोवाइड करती है और मेजर सप्लायर है। आप कह सकते हैं कि इंडिया में इस कंपनी की मोनोपोली है। तो अगर आपको लगता है इसका डिमांड 4x4 का आगे और बढ़ना है, इसका क्रेज और बढ़ना है, तो इस कंपनी के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस कंपनी का नाम है दिवकी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स। 1964 में इसे फाउंड किया गया था और अब इसका आईपीओ चल रहा है जिसमें वैल्यूएशन मांग रही है 1804 करोड़ रुपए का। इस आईपीओ में रेज करना चाहते हैं 412 करोड़ रुपए और इन्होंने प्राइस बैंड सेट किया है 560 से 590 रुपए का। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। अब आप ये जानिए, अगर आज ये कंपनी 560 से 590 के बीच में लिस्ट होती है तो इसे 1804 करोड़ का वैल्यूएशन मिलता है, जिससे इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ये हो जाता है 39.1। इस इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो इस समय चल रहा है 35। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम मांग रही है इंडस्ट्री से। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस एनालिसिस को देखने के बाद आप ये शायद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये वैल्यूएशन जो इस कंपनी ने प्रपोज किया है वो ये डिजर्व करती है, आपको देना चाहिए। एंड अगर आप बाय करना चाहते हैं इसके आईपीओ को, तो आपको किस क्वांटिटी में करना चाहिए, किस तरीके से रिस्क लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको स्वॉट एनालिसिस करके बताएंगे। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम एनालाइज करेंगे कि इस कंपनी के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या थ्रेट्स हैं इस इंडस्ट्री को, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री में आगे जाकर। तो इन चार चीजों को एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो चीजें समझनी चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आइए जानकारी लेते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। अब सबसे पहली स्ट्रेंथ इस कंपनी की क्या है? इस कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया में इस ऑटोमोटिव कंपोनेंट के बहुत ही कम सप्लायर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी और इस कंपोनेंट को लेके अभी कंपटीशन बहुत कम है। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ मोनोपोली है इस इंडस्ट्री में इस कंपनी की, और इस कंपोनेंट को लेकर स्पेसिफिकली। और इसके साथ साथ ही अब ईवीज को भी ये कंपोनेंट सप्लाई कर रही है, 4 व्हील ड्राइव वाली टेक्नोलॉजी के और ट्रांसमिशन सिस्टम्स के। तो ईवी जो है एक बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है, बहुत अपने आप में एक नया सेक्टर की तरह उभर कर आ रहा है। तो वहां भी इस कंपनी ने मौका नहीं छोड़ा और उस अपॉर्चुनिटी को भी सीज किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी के लिए आज के टाइम में। इसका दूसरा स्ट्रेंथ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अब इस कंपनी को काफी एक्सपीरियंस है, 1964 से है, तो इन्होंने अच्छी अच्छी जगहों पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को जो है सेटअप किया है और उसकी वजह से ये बहुत ही हाई प्रेसिशन कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो बेंचमार्क है इस इंडस्ट्री का, हाई क्वालिटी हाई प्रेसिशन इक्विपमेंट्स बनाना। ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रेंथ। अब आते हैं इसके तीसरे स्ट्रेंथ पर। इसका तीसरा स्ट्रेंथ ये है कि इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन चुका है अपने सप्लायर्स के साथ और अपने कंज्यूमर्स के साथ भी। और ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ये इंटरनेशनल भी है। जी हाँ, ये कंपनी इंटरनेशनल सेल्स भी करती है और डोमेस्टिक सेल्स भी करती है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी के लिए। अब आते हैं इसके चौथे स्ट्रेंथ पर, जो है इस कंपनी का एक्सपीरियंस। इस कंपनी के बोर्ड और मैनेजमेंट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनके जो आप कह सकते हैं चेयरमैन हैं वो भी MIT से पढ़े हैं और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने पढ़ा है और एक्सपीरियंस लिया है यूएस में और बड़ी बड़ी कंपनीज में, और आज वो सर्व करते हैं एज हेड ऑफ दिस कंपनी। तो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस की भी इनके मैनेजमेंट को कोई कमी नहीं है। अब आते हैं अगले स्ट्रेंथ पर। अब इनका अगला स्ट्रेंथ है इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस कंपनी ने कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो किया है। पिछले 5 सालों की भी अगर आप इसके ग्रोथ को देखें तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो करती आई है कंपनी। कुछ नेगेटिव आप कह सकते हैं ग्रोथ रेट, प्रॉफिट या मार्जिन, कहीं पे भी आपको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नजर नहीं आएगा। तो बात हो गई इसके स्ट्रेंथ की। तो अब आते हैं इस कंपनी के वीकनेसेस पे। इस कंपनी का सबसे पहला और सबसे बड़ा वीकनेस
जो हम मानते हैं वो ये है कि इस कंपनी का पूरा बिजनेस इसके टॉप 5 कस्टमर्स हैं, सिर्फ उन पे ही डिपेंड करता है। तो अगर इनके टॉप 5 कस्टमर्स में से एक या दो कोई भी चले जाते हैं इन्हें छोड़कर, तो इनके बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मेजर लॉस, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि इनके जो मेजर कस्टमर हैं 5 में से भी उनमें से एक इनका 70% का अकाउंट करते हैं एज अ कस्टमर। इनके डिमांड का 70% अकाउंट करते हैं एज अ कस्टमर इनकी टेक्नोलॉजी का, वो है महिंद्रा। तो अराउंड 70% शेयर जो है वो खाली महिंद्रा का है। तो अगर आज महिंद्रा ही इन्हें चेंज करके किसी और को अपॉइंट कर ले, अकाउंट कर ले, तो बहुत बड़ी इशू आ सकती है इस कंपनी के लिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न है कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है जो इनके कस्टमर्स हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब बात होती है कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोर्ट्स की। अब ये कंपनी एक्सपोर्ट्स तो करती है इंटरनेशनल, लेकिन जो इनके सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है 2 कंट्रीज जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने कुछ एक्शंस की वजह से। नंबर 1 पर है रशिया और नंबर 2 पर है चाइना। तो काफी आप कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी आ सकती है तो आप कह सकते हैं कि काफी इंस्टेबिलिटी आ सकती है इन 2 कंट्रीज में कभी भी, और रशिया में अभी भी चल रहा है इंस्टेबिलिटी। एंड चाइना को लेकर भी जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे तो आप देख रहे थे किस तरीके से ट्रेड वॉर टाइप सिचुएशन चल रही थी। तो ये कंट्रीज काफी वॉलेटिलिटी फेस करती है इन एस्पेक्ट्स में। तो आप कह सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा वीकनेस है इस कंपनी के लिए कि इनका सब एक्सपोर्ट सिर्फ 2 कंट्रीज में है मेजर। अब इनका जो अगला सबसे बड़ा वीकनेस ये हो सकता है जो पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वीकनेस है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए यही रहा है कि वो किस तरीके से इवॉल्व करते रहे, क्योंकि जो कार की टेक्नोलॉजीज है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज है, ये रैपिडली इवॉल्व होते रहती है। अगर आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इस कंपनी के साथ भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इन्हें हमेशा इवॉल्व करते रहना होगा, R&D पे खर्च करते रहना होगा, ये तभी बीट कर पाएंगे अपने कंपटीशन को। तो सबसे बड़ा चैलेंज एक प्रकार से ये भी है कि किस तरीके से ये अपने कंपटीटर्स को हमेशा बीट करते रहें, टेक्नोलॉजी नई हमेशा इनोवेट करते रहें और इवॉल्व करते रहें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इनके अगला एक कह सकते हैं कि एक बुरा ट्रैक रिकॉर्ड एक कंपनी का है। अब इस कंपनी का एक बुरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 2002 में इस कंपनी को एज अ सिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया था। जी हाँ, तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक धब्बा लग चुका है इसके हिस्ट्री पे कि कई लोग ये कहेंगे कि ये सवाल भी उठाएंगे कि जब एक बार ऐसा हो चुका है तो दोबारा ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जो कि पॉसिबिलिटी है, आप मना नहीं कर सकते, गुंजाइश हर चीज की हो सकती है दोबारा होने की। तो ये था इसका आखिरी वीकनेस। अब आते हैं थ्रेट्स पे। अब अभी तक हमने डिस्कस किया है इस कंपनी के वीकनेस को और इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स को। अब हम थ्रेट की बात करें तो थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे जो इस इंडस्ट्री के लिए भी है और इस कंपनी के लिए भी है। तो सबसे पहला थ्रेट इस कंपनी के लिए है वो है वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। जो रॉ मटेरियल के जो दाम है इस टाइम पे इंटरनेशनली जो भी चीजें वो इंपोर्ट करती हो या चाहे इंडिया से ही प्रोक्योर करती हो, उसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है बहुत ज्यादा, ऐसा इस कंपनी का खुद कहना है। और इस वॉलेटिलिटी की वजह से इस कंपनी के मार्जिन को लॉस हो सकता है एंड रेवेन्यू को भी लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले थ्रेट को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं हम दूसरे थ्रेट पर। वो ये है कि इस बिजनेस के साथ कुछ अनसर्टेनिटीज जो है वो एसोसिएटेड है, जैसे कि उसके कॉस्ट को लेकर और कुछ और रिस्क है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक छोटे से एग्जांपल से, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो आपको उस कंट्री के लॉज को हमेशा देखते रहना होगा जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो रशिया और चाइना ये दोनों डेमोक्रेसीज नहीं है, दोनों ऑटोक्रेसीज हैं एक तरीके से कह सकते हैं। एंड वहां पे कोई भी लॉ कभी भी आ सकता है एंड वो चाहे भले ही फेयर ना हो इस कंपनी के लिए या पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक कह सकते हैं बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है जो हमेशा, जिसकी तलवार हमेशा लटक रही होती है। अब आते हैं अगले अनसर्टेनिटी, अगले थ्रेट पे। अब वो क्या है? वो है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस है, वो कभी भी बदल जाता है। तो उसकी वजह से अगर कुछ नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है या
आशंका बढ़ती है नेगेटिव होने की, जैसे कि आप वॉर देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, नेटो के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, चाइना का अलग चल रहा है यूएस के साथ। तो ये अगर कॉजल रिलेशनशिप नहीं रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उससे इस कंपनी को खासा नुकसान हो सकता है आगे जाकर। और ये कोई नहीं बता सकता कि आगे ये चीजें कितनी पीसफुल रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद आते हैं हम अगले थ्रेड पर। अगला थ्रेड ये है कि इस कंपनी का पूरा सक्सेस डिपेंड करता है इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। ये बहुत ही बड़ा रिस्क है जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है कि इसे हमेशा इनोवेशन लाते रहना है कंसिस्टेंटली। आज अगर कोई स्टार्टअप आ जाए जो कोई बेटर इनोवेशन ले आए, तो हो सकता है इस कंपनी को बहुत बड़ा थ्रेट और चैलेंज वो पोज करे। जैसा कि होता आया है, टेस्ला एक नई कंपनी थी जो इतना बड़ा इनोवेशन लेकर आई और 100 साल पुरानी कंपनीज को मात देकर दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी बनकर दिखाया उसने। तो इस तरीके का इंसिडेंट आप नहीं कह सकते कि इस कंपनी के साथ कभी नहीं होने वाला। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट ये भी है। अब आते हैं इस कंपनी की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आपने थ्रेड देखा कि काफी सीरियस थ्रेड्स भी हैं कुछ इस कंपनीज के लिए, और कुछ बहुत ही नॉर्मल थ्रेड्स हैं जिनके चांसेस बहुत कम है होने के। लेकिन आते हैं अपॉर्चुनिटीज के, पॉजिटिव चीजें क्या है इस सेक्टर की। पॉजिटिव चीज सबसे पहले तो ये है कि ईवी और हाइड्रोजन कार्स, ये दोनों बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कंट्रीज और गवर्नमेंट्स बड़े बड़े रेगुलेशंस ला रहे हैं अच्छे कि इन्हें अडाप्ट करो, हमें जल्दी से 100% ईवी कार चाहिए हमारी सड़कों पे। और दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स ने इसको ऑलरेडी कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो जितनी भी इंडिया में भी ईवीज आ रही हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरर को वो ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी है और ऑलरेडी मार्केट शेयर को कैप्चर करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंडिया और जो इमर्जिंग मार्केट्स है जिन्हें हम कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहां पर जो मिडिल क्लास है उनका परचेजिंग पावर रैपिडली बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, पहले से ज्यादा अच्छी नौकरियां मिल रही है उन्हें। तो इन कार्स की, जो कार्स ये कंपोनेंट यूज करती है, उनकी डिमांड भी आगे बढ़नी है। ये तो आप जरूर मानते होंगे, क्योंकि इंडिया में भी अब हर 10 साल के अगर नंबर्स को आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे ज्यादा कार्स हर 10 साल बिकती हैं पिछले 10 साल से। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये एक एवर ग्रोइंग सेक्टर है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और उससे पहले हम आपसे बस ये सवाल पूछेंगे कि आपने अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में आईपीओ के बाद भी इन्वेस्ट करना है, तो आप जरूर रिविजिट करिए इस वीडियो को, सारे थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एक बार और एनालाइज करिए जो हमने आपको बताई है। अगर हमने बाय एनी चांस कुछ मिस किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप चाहते हैं हम किसी और कंपनी को इसी तरीके से इवैल्यूएट करें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।